वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संघीय मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, मंत्री परिषद से त्याग पत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। प्रश्न क्या है हमारा कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। तो ये प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो मंत्री परिषद से अगर त्याग देना होगा, पद को त्यागना होगा, तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना होगा। तो ये हो जाएगा किसे, राष्ट्रपति को। किसे, राष्ट्रपति को। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, यानी कि ना ही वो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, और बिना किसी सदस्यता के वो केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहें, 3 महीने, 6 महीने। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा 6 महीने तक। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। तो ये मंत्रिमंडल में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है, या फिर इनमें से सभी में। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। तो ये निहित होती है मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे। तो अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देंगे। तो जो शपथ दिलवाता है उसे ही वो अपना त्याग पत्र देंगे। तो यहाँ पर शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। यानी मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और जब उन्हें अपना पद त्यागना होगा तो वो अपना शपथ पत्र भी किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यानी भारतीय जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य बारी बारी से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सी राजगोपालाचारी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गुलजारी लाल नंदा थे, या फिर जगजीवन राम थे। इनमें से कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीत रहता है। मंत्री परिषद जो है वो निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा। यानी कि किसके प्रसाद पर्यंत जो है वो मंत्री परिषद पदासीन रहता है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद स्वरूप मंत्री परिषद जो है ये पदासीन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। भारत में प्रशासन पर
विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है इनमें से कौन? तो प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव, सदन का विघटन या संकल्प। तो भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। कौन इसमें साधन नहीं है? तो ये है सदन का विघटन। ये जो है ये साधन नहीं है। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? कौन सा व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो ये संसद का जो सदस्य होता है, वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तो वो मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? तो ये स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव। तो मंत्री परिषद कौन सा एक प्रस्ताव रख सकता है? तो मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। विश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद रख सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हमें ये बताना है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति जो होगा ये मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, कुछ प्रतिबंधों के साथ। हाँ, नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, बन सकता है। राज्यसभा का मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे कम अवधि के लिए मात्र 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है ये किसके नाम है? HR भारद्वाज, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, बलदेव सिंह, HR खन्ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? HR खन्ना। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ जो है ये राष्ट्रपति दिलवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्री परिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्षों से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष का समय छोड़कर लगातार बने रहे? यानी कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि संघीय मंत्री परिषद में किसी न किसी विभाग में 28 वर्ष से अधिक तक लगातार क्या मंत्री बने रहे, लेकिन बीच के 2.5 वर्ष को छोड़ करके? तो ये जगजीवन राम थे, YV चौहान, दिनेश सिंह, मोरारजी देसाई। वो कौन थे? तो ये हैं जगजीवन राम। कौन है? जगजीवन राम। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहे, 3 महीने, 6 महीने। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसे संसद के किसी न किसी सदन में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना पड़ेगा। संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह, TT कृष्णामाचारी, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर इन्होंने कैबिनेट के मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था।
क्या चीज़, स्वास्थ्य मंत्री का पद इन्होंने संभाला था। और ध्यान रहे कि जो पहला कैबिनेट का गठन हुआ था आज़ादी के बाद, जो 1947 में गठित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पहले कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल जो था, तो उसमें राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला था और ये लगातार 2 कैबिनेट तक इसी पद के सेवा पर बनी रही। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद जो गठित किया जाता है तो उसमें कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो ये 3 स्तर के, 4 स्तर के, 1 स्तर के या फिर 2 स्तर के। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो ये जो होते हैं 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कितने स्तर के? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अब ये मंत्री कौन कौन से होते हैं, तो इन मंत्रियों को देखेंगे। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। इसके बाद दूसरे जो होते हैं ये होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो होते हैं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये 3 स्तर के मंत्री होते हैं। और इन तीनों स्तर के मंत्रियों में जो शीर्ष स्थान पर जो मंत्री होते हैं, उस शीर्ष स्थान के मंत्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। शीर्ष स्थान के मंत्री को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो गोपाल स्वामी अयंगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी। तो संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो ये पहला मंत्री कौन थे? तो ये थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है भाई? तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो होती है ये मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिमंडल से क्या होती है? अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया? मोरारजी देसाई ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, के कामराज ने या फिर C राजगोपालाचारी ने? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो ये कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं रहता है? तो मंत्री परिषद में हम लोग देखें कि इनमें से कौन कौन शामिल रहते हैं, तो अब उसमें से इरेज करेंगे तो पता चलेगा कि कौन शामिल नहीं रहते हैं। तो मंत्री परिषद में उपमंत्री शामिल नहीं होते हैं, संसदीय मंत्री शामिल नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल नहीं होते हैं, कि राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं। इनमें से कौन है जो कि शामिल नहीं होते हैं? तो उपमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और राज्य मंत्री भी होते हैं, लेकिन संसदीय सचिव नहीं होते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, SP मुखर्जी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो मंत्रिमंडल था उसके कानून मंत्री कौन हुए? तो ये हुए BR अम्बेडकर। कौन हुए? BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री बने। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो हमें बताना है कि मंत्री परिषद जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, सांसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद
संविधान के अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार अगर हम लोग देखें, 75 के 2 के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो ये केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? के संथानम, के.एम. मुंशी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये 1 वर्ष तक, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, 3 माह तक, 6 माह तक। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री परिषद पद पर आसीन रह सकता है? तो ये कब तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी.डी. देशमुख, गुलजारी लाल नंदा, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वो मंत्री है, तो उसे कितने समय में उस पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा? तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 6 माह बाद या फिर 1 वर्ष बाद। तो इसका सही जवाब होगा क्या? 6 मास बाद। 6 माह के बाद उसे क्या होना पड़ेगा? मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा, या फिर वो 6 माह के भीतर सदन के किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त कर ले। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? इसको एक्सप्लेनेशन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी या फिर सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत को विवेचित करता है तो वो कौन सा प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 72। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75। क्या होगा? अनुच्छेद 75। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिपरिषद था उसमें प्रधानमंत्री के साथ में 36 सदस्य थे, 43 थे, 21 थे या फिर 29 थे? कितने सदस्य थे? तो ये सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री को लेकर 36 थी, यानी 36 थी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 जो है ये किन विषयों पर विचार करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति पर विचार करता है, मंत्रिमंडल के सदस्य पर विचार करता है, मंत्रिपरिषद पर विचार करता है, या फिर लोकसभा के सदस्य पर विचार करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये मंत्रिपरिषद पर विचार करता है। किस पर? मंत्रिपरिषद पर विचार करता है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, उपर्युक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी काम करती है और निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करती है। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद जो है ये उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों पर कार्य करती है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है ये अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रति? किसके प्रति ये उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें वास्तविक कार्यपालिका कौन है? विधान परिषद, न्यायपालिका, राज्य का मुखिया, या फिर मंत्रिपरिषद? तो संसदीय तंत्र में जो वास्तविक कार्यपालिका है ये है मंत्रिपरिषद। कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद है, अब बताना है मंत्रिपरिषद क्या है। कैबिनेट से बड़ा निकाय है, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है, कैबिनेट के बिल्कुल समान है, कैबिनेट से छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद जो है वो किस प्रकार का निकाय है? तो ये जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो जो व्यक्ति सांसद नहीं है तो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे। हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नहीं, हाँ, तो कोई भी व्यक्ति हो जो संसद का सदस्य हो, संसद का सदस्य नहीं हो, संसद का सदस्य नहीं हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, और उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो जी हाँ, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। हाँ, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? नौकरशाही से, अंतर्राज्यीय परिषद समिति से, लोकसभा से, राज्यसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये नौकरशाही के पास होता है, मंत्रिपरिषद के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास। क्या प्रश्न है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास में होता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? कौन करता है जी मंत्रिमंडल का गठन? तो ये हो जाएगा केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री, मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल ही, मंत्रीगण ही करते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। शून्य काल का अर्थ क्या है? स्थान काल, प्रश्न उत्तर सत्र, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं हो, निलंबित प्रस्ताव। ठीक है, तो राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र।
स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है ये कब लाया गया था? 1963 में, 1975 में, 1954 में या फिर 1961 में? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1963 में। कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% या कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, इससे अधिक नहीं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, संसद के प्रति होगा, राष्ट्रपति के प्रति होगा या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? मंत्रिपरिषद जो है वो किस परिस्थिति में विघटित नहीं हो सकती है? यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युति से, किसी मंत्री के त्यागपत्र से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री के पद त्याग देने से या फिर प्रधानमंत्री को पद से हटा देने पर या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, लेकिन किसी मंत्री के पद त्यागने से जो है ये मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में इनमें से क्या शामिल है? तो ये कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह प्रमाणित करना, समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना, बजट तैयार कर संसद में पेश करना, भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में कौन सा इसमें शामिल है? तो बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ये इनका कार्य है। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो केवल धन विधेयक के मामले में, केवल वित्त विधेयक के मामले में, हाँ नहीं। तो कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। केंद्र सरकार में राज्यकर्मी की क्या स्थिति है? राज्य मंत्री की क्या स्थिति है केंद्र सरकार में? तो ये वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? किसका? तो मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करेगा। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो इनमें से क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा?
ऑप्शन 1 मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। तो सही जवाब ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संघीय मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।